हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मापन में शुद्धता तथा त्रुटियाँ। यानी कि अगर किसी भी भौतिक राशि का मापन अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर प्रयोग कर रहे हैं या किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी शुद्धता है, यानी कि वो जो हमारे पास में परिमाण आया है वो कितना सही है, एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। और अगर एक्यूरेट नहीं है तो उसमें कितनी त्रुटि है और वो त्रुटि क्या होती है, वो आज हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सारा थ्योरेटिकल ही टॉपिक है, इसलिए मैं आपको पीडीएफ के थ्रू जो है ये वीडियो बता रही हूँ। अदरवाइज़ कोई भी अगर डेरिवेशन होता है या कोई भी न्यूमेरिकल होता है तो हम लोग उसको बोर्ड पर सोल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का अगर मापन हम लोग करते हैं तो उस भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान से हम लोग उसकी तुलना करते हैं। यानी कि जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान है, ठीक है, जो कि अगर सैद्धांतिक रूप से कहें तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो लेकिन अगर हम लोगों ने किसी भी प्रयोग के थ्रू या किसी भी फॉर्मूले के थ्रू अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया और अगर वो 10 आ रहा है या 9.6 आ रहा है या 9.7 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है वो 9.8 भी आ जाए। अगर 9.8 अगर पूरा आ जाता है तब तो किसी भी तरीके की कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करते हैं या उसका मापन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स उससे संबंधित होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं, तो उस वजह से उसके मापन में थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाती है। किसी भी क्वांटिटी को या किसी भौतिक राशि को एकदम शुद्धता के साथ में मापन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि अगर उसको एकदम शुद्धता से मापन नहीं किया जा सकता है तो उसके अंदर इंक्लूड होने वाली यानी कि अगर किसी भौतिक राशि का मान जो है वो एकदम शुद्ध हमें प्राप्त नहीं हो सकता है तो कितना डिफरेंट है, तो कंपैरिजन करते हैं हम लोग उसके सैद्धांतिक मान से, ठीक है। तो सैद्धांतिक मान से कितना अलग है, यानी कि उससे तुलना करी जाती है। तो सैद्धांतिक मान और जो हम लोगों ने उस मापन के थ्रू जो मान ज्ञात किया है उनके मध्य अंतर जो है वही त्रुटि होती है। किसी भी राशि के वास्तविक एवं मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो वास्तविक मान उसका है, जैसे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका वास्तविक मान है, और अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया उस टाइम पर उसकी वैल्यू आई 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रुटि को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं 9.8 माइनस 9.7, यानी कि ये हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके अंदर त्रुटि इंक्लूड हो गई है। तो वो किसी भी कारण से हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया है त्रुटि क्या होती है, मापन में शुद्धता क्या होता है। अगर वो सैद्धांतिक मान के बराबर ही उसका मान आ जाता है तब तो वो शुद्ध है। अगर सैद्धांतिक मान के बराबर नहीं आता, यानी कि वास्तविक मान के बराबर नहीं आता है, तो वो त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। और त्रुटि का मान ज्ञात कर सकते हैं वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, ठीक है। तो अब बहुत सारे तरह की त्रुटियां होती हैं, तो त्रुटियों के कुछ प्रकार हम लोग देखेंगे कि त्रुटियां किस किस तरीके की होती हैं और वो किस कारण से इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं क्रमबद्ध त्रुटि, यानी कि सिस्टमेटिक एरर। इस प्रकार की त्रुटियों का कारण ज्ञात होता है तथा इन त्रुटियों में कमी लाई जा सकती है। इन त्रुटियों के मुख्य प्रकार निम्न हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है, यानी कि अगर हम लोग कहें कि कुछ क्रम से ये त्रुटियां आती हैं, यानी कि फिक्स होती हैं, ये एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि ये त्रुटियां फिक्स होती हैं कि अगर इस तरीके के प्रयोग को अगर हम लोग करते हैं तो इस तरह की त्रुटि काम आएगी ही आएगी, उसको हम लोग हाँ, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि उसका कारण हमें ज्ञात होता है कि इस वजह से आ रही है, किसी यंत्र की वजह से आ गई, जैसे या फिर किसी भी रीडिंग को पढ़ने में लापरवाही कर दी है, तो उसके कारणों का पता होता है, इस वजह से उसके प्रभाव को थोड़ा कम भी किया जा सकता है। तो इन त्रुटियों का मुख्य प्रकार निम्न है। सबसे पहले यंत्रों के कारण, ये त्रुटि यंत्र की बनावट एवं निर्माण में त्रुटि के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अगर जो यंत्र है वो हमारे पास में एकदम सही नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर मिस्टेक है, उसकी बनावट में मिस्टेक है या उसके निर्माण में मिस्टेक हुई है, तो
यहाँ पर क्या होता है कि इस कारण से कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाती है, क्योंकि अगर यंत्र ही एकदम एक्यूरेट नहीं है तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं हो सकती है। एक ही यंत्र में विभिन्न पैमानों के शून्यांकों का मिलान न होने के कारण यंत्र में शून्यांक त्रुटि उत्पन्न होती है। देखो शून्यांक होता है कि सबसे पहला नंबर, कोई भी स्केल होती है उसमें सबसे पहले 0 आता है, ठीक है। यानी कि अगर उसका मिलान नहीं होने से मतलब है कि अलग अलग यंत्रों में स्केल जो है वो डिफरेंट जगह है, ठीक है। यानी कि स्केल ही गलत अगर लगा रखी हो तो आप सिंपल तरीके से इस प्रकार समझ सकते हो कि अगर यंत्र ही गलत हो, यंत्र की बनावट में ही अगर गलती हो तो उससे किए गए प्रयोग में भी गलती ही होगी और मापन अगर हम लोग करेंगे तो उसके अंदर भी त्रुटि इंक्लूड होगी। तो इस तरीके की जो गलती होती है या इस तरीके की जो त्रुटि होती है उसको बोलते हैं यंत्र के कारण त्रुटि। सुग्राही एवं उच्च गुणवत्ता के यंत्रों का उपयोग करके इस प्रकार की त्रुटि को कम किया जा सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि यंत्र ही गड़बड़ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा यंत्र यूज़ करेंगे जो कि अच्छी क्वालिटी का होगा, तो फिर हम लोग त्रुटि को यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद है व्यक्तिगत त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटि किसी भी व्यक्ति के अनुभव में कमी के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ किसी भी उपकरण का ठीक प्रकार से समायोजन नहीं करना, उपकरण को असावधानी से रखकर पाठ्यांक लेना आदि से इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। तो व्यक्तिगत त्रुटि यानी कि जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा, प्रयोगकर्ता को अगर इतना अनुभव नहीं है, यंत्र को काम में लेने में अगर किसी तरीके की गलती की है, लेकिन गलती उसकी व्यक्तिगत है, यंत्र की गलती नहीं है, इस बार व्यक्तिगत कारण की वजह से जो गलती होती है या त्रुटि आती है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। क्योंकि हो सकता है कि उसको जो एपरेटस है यानी कि जो यंत्र है उसको ठीक से काम में लेना नहीं आया या फिर उसको रीड करना नहीं आया। पाठ्यांक हम लोग लेते हैं, ये आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब के अंदर तब आप लोग समझेंगे कि रीडिंग वगैरह लेते टाइम ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग पाठ्यांक को गलत पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरा जो वैल्यू है वो ही गलत हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्णस्थता की कमी के कारण त्रुटि। वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है, पूर्णस्थता की कमी या अपूर्णता की त्रुटि कहलाती है। उदाहरणार्थ विकिरण हानि होने के उपरांत ऊष्मा का मापन। देखिए जब देखो रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा विकिरण निकलती है, उस टाइम पर हम लोग ऊष्मा का मापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में विकिरण निकल जाती है यानी कि बहुत सारी ऊष्मा की हानि हो चुकी है, उसके बाद हम लोग ऊष्मा का वहाँ पर मापन करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं आएगा, क्योंकि पहले कुछ ऊष्मा निकल चुकी है जिसका मापन हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन वो नहीं किया जा सकता। इस कारण को ज्ञात होते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा विकिरण निकलती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक विकिरण निकलती है, तो उस टाइम पर ऊष्मा का मापन संभव नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत तीव्र गति से निकलती है, ये जो अभिक्रियाएं होती है वो बहुत तीव्र होती हैं, तो फटाफट वहाँ पर वो अभिक्रियाएं जो है वो एक के बाद रैपिडली इंक्रीज होने लग जाती है और उस टाइम पर हम लोग ऊष्मा का मापन जो है वो एकदम एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नियत त्रुटि। यदि सभी प्रेक्षणों में समान त्रुटि की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि हर बार मान लो कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यानी कि अगर आप किसी भी डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हो और आपकी कुछ कि स्केल में अगर गलत हो या फिर आप उसको पढ़ गलत तरीके से रहे हो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हर बार अगर वही सेम त्रुटि आ रही है, ठीक है, तो वो जो त्रुटि होगी यानी कि वो फिक्स हो गई है, इसलिए यानी कि नियत त्रुटि। बाह्य कारणों के कारण त्रुटि। प्रयोग के समय ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता आदि बाह्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से त्रुटि उत्पन्न होती है। देखो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं या कोई जैसे रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर क्योंकि ताप दाब ये सब जो है, वायु दाब, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर
मौसम में चेंज हो जाए या कोई भी कारण हो, वायुदाब में परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, तो उससे ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारे कारणों की वजह से अगर त्रुटि आती है तो वो होती है बाह्य कारणों की वजह से त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटि को कम करने के लिए बाह्य कारकों के प्रभाव को कम करना होता है, ठीक है। यानी कि आप इस जगह, ऐसी जगह यानी कि लैब में इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करो कि बाह्य कारक जो है वो उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सके, ठीक है। उसके बाद है यादृच्छिक त्रुटि यानी कि रैंडम त्रुटि। इस प्रकार की त्रुटियां अत्यधिक भिन्नता के कारण होती है। कभी कभी इस प्रकार की त्रुटियां अवसरीय त्रुटि कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पाठ्यांक की पुनरावृत्ति करे तो व्यक्ति प्रत्येक प्रेक्षण में त्रुटि करता है। यानी कि क्या होता है कि हम लोग जानते नहीं हैं। यादृच्छिक से मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ त्रुटि जो है वो हर बार इंक्लूड होती रहती है। बार बार हम लोग उसके लिए प्रेक्षण लेते हैं, पाठ्यांक रीड करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार त्रुटि जो है उसके अंदर मिक्स होती है। इस प्रकार की त्रुटि जो होती है वो होती है यादृच्छिक त्रुटि या रैंडम एरर्स। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग उसकी बहुत सारी रीडिंग लेकर उसका माध्य हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा करके हम लोग त्रुटि के प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार रीडिंग ले रहे हैं, 2 बार रीडिंग ले रहे हैं, अगर 5-6 टाइम्स हम लोग रीडिंग लेते हैं और फिर अगर उसका एवरेज निकालते हैं तो ऑलमोस्ट करेक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे पाठ्यांक ले सकते हैं, जैसे कि A1, A2, A3 अप टू AN, वो इसके पाठ्यांक है। हम लोगों ने बहुत सारे इसके पाठ्यांक लिए हैं, जैसे कि n टाइम्स हम लोग ले सकते हैं। तो A1, A2, A3, AN जो है इसके रीडिंग हम लोगों ने ली है, जो पाठ्यांक हम लोगों ने लिए। अब इसका माध्य निकालना, तो माध्य निकालना आप लोगों को आसान आता ही है, 10th क्लास तक भी आप लोगों ने देखा है। सभी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको प्लस करके जितनी बार हम लोगों ने रीडिंग ली है, यानी कि n टाइम्स ली है, तो यहाँ पर n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर A बार या फिर A माध्य हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN अपॉन n, ठीक है। अब इसको समेशन के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। जो A1, A2, A3 देखो बार ये हर बार सम हो रहा है, ठीक है। तो समेशन जो होता है वो यहाँ पर सम को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, A1, A2, A3, A4 इन सब को जोड़ रहे हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन, तो ये एज इट इज़ है बस आई जाएगा, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n AI। देखो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म्स वैसी की वैसी आ जाएगी। पहले i इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो A1, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर i इक्वल्स टू 2 रखेंगे, फिर तो A2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। इस तरीके से हम लोग A की वैल्यू बार बार, I की वैल्यू बार बार रखते जाएंगे और इनको प्लस करते जाएंगे, तो वो सेम ही टर्म आ जाएगी ऊपर वाली, ठीक है। तो कोई इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्थूल त्रुटियां या फिर ग्रॉस एरर्स। व्यक्ति की असावधानी के कारण मापन में जो त्रुटि हो जाती है व्यक्ति की असावधानी के कारण मापन में जो त्रुटि हो जाती है वह संपूर्ण अथवा स्थूल त्रुटि कहती है, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल यहाँ पर असावधानी के कारण जितनी टोटल त्रुटि हो गई है उसको हम लोग बोलेंगे स्थूल त्रुटि। इनके उत्पन्न होने का कारण निम्न है। तो यहाँ पर इनके उत्पन्न होने का कारण हमें दिया हुआ है कि स्थूल त्रुटियाँ व्यक्ति की असावधानी की कौन कौन सी असावधानी के कारण हो जाती है। उपकरणों का समायोजन किए बिना पाठ्यांक ले लेना, यानी कि सही तरीके से उपकरणों को समायोजित किए बिना ही पाठ्यांक ले लेना। गलत तरीके से पाठ्यांक लेना, पाठ्यांक क्योंकि देखो कोई भी स्केल होती है उसको आपको जैसे इस साइड से रीड करना है या उस साइड से रीड करना है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर पाठ्यांक को गलत तरीके से भी रीड कर लिया जाता है तो भी गलती हो जाती है। पाठ्यांक को लिखते समय गलत लिख देना, गणना में पाठ्यांक का मान गलत रख देना। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि गणना करते टाइम कुछ त्रुटि हो जाती है तो वो भी व्यक्ति की असावधानी के कारण ही है, तो वो भी स्थूल त्रुटि में ही आएगी। उसके अलावा फिर जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गणना करते टाइम हम लोग
जैसे कि 9.8 को कभी कभी हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के मान को 9.8 की जगह कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख देते हैं। वो कैलकुलेशन की सावधानी, कैलकुलेशन की आसानी के लिए, कि गणना जो है वो आसानी से हो जाती है 10 वैल्यू रखने पर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग गणना करते टाइम रखते हैं, तो वो उन सब की वजह से कुछ ना कुछ त्रुटि इंक्लूड होती है। देखो लगभग मान तो हो जाता है, वो लगभग मान आ जाता है, लेकिन एकदम से एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ त्रुटि उसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये थी स्थूल त्रुटियां जिनके कारण हमें दिए थे। उसके बाद परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। सारा थ्योरेटिकल ही है, छोटी छोटी डेफिनेशन टाइप में है, एक तरीके से ये त्रुटियों के प्रकार हैं, तो इसके अंदर कुछ डेरिवेशन टाइप की कोई चीज़ थी नहीं, तो आसान है और आप लोग इससे PDF को देखकर नोट्स भी बना सकते हो। इसीलिए मैंने ये PDF के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि आपके लिए नोट्स बनाना भी आसान हो। तो अगर ये टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहो।